विदेशी निवेशकों के लिहाज से यह साल बहुत भारी पड़ा। 8 कारोबारी सत्रों में विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई ने $100 करोड़ यानी लगभग 8170 करोड़ रुपए से अधिक शेयरों की बिक्री की है। पिछले साल 2022 में एफआईआई ने खरीदारी से अधिक बिकवाली की और उन्होंने 1721 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेच दिए। यह रुझान इस साल भी जारी रहा। एनएसए की वेबसाइट पर मौजूद प्रोविजनल डेटा के मुताबिक 11 जनवरी को एफआईआई ने 3208.15 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री की। वहीं सेबी की वेबसाइट के मुताबिक एफआईआई ने 2 जनवरी से 10 जनवरी तक 81.76 करोड़ डॉलर के शेयर बेच दिए। हाय, अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमें दो सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स दिखेंगे, एफआईआईज और डीआईआईज। आपने अक्सर ये नाम न्यूज में या यूट्यूब वीडियोस में सुने होंगे। एफआईआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। आसान भाषा में समझें तो इंडिया के बाहर स्टैब्लिश बड़े बड़े फंड्स और हेज फंड्स, पेंशन फंड्स, इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट्स को हम एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक उसी तरह से इंडिया के म्यूचुअल फंड्स, लोकल पेंशन स्कीम्स, इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह डीआईआईज यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में आते हैं। अब मार्केट को तो कोई भी कमांड नहीं कर सकता है, लेकिन ये दो प्लेयर्स ऐसे हैं कि इनके एक्शंस का इम्पैक्ट तो मार्केट पे जरूर होगा। इनकी बाइंग से क्रैश मार्केट भी उठकर तेजी दिखा सकती है और इनकी सेलिंग एक बुल मार्केट को भी बैर के पंजों के नीचे दबा सकती है। और आखिर बात भी तो सही है, एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिस स्केल पर और जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये फंड्स या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर एक साथ मार्केट से पैसा निकालते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट पे उसका असर तो होगा ही। और अगर आप स्टॉक मार्केट को थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हैं या हमारे वीडियोस ही देखते हैं तो आपको पता होगा कि एफआईआईज ने किस तरह पिछले 1-1.5 साल में इंडियन मार्केट्स में नेट सेलिंग की है। कुछ महीनों में एफआईआईज ने बाइंग जरूर की थी, लेकिन ओवरऑल वो सेलर्स ही रहे हैं। खैर, ये बाय सेल की भाग दौड़ तो चलती रहेगी, लेकिन क्या आप ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिनमें एफआईआईज की होल्डिंग सबसे ज्यादा है? वैसे मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूं और जब हमारी टीम ने टॉप 3 कंपनीज निकाली जिनमें एफआईआईज की होल्डिंग सितंबर एंडेड क्वार्टर में सबसे ज्यादा थी तो बड़े ही इंटरेस्टिंग नाम निकल के आए। और आज के इस वीडियो में आपको मैं इन 3 स्टॉक्स के बारे में बताऊंगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारी टीम ने ऐसी कंपनीज को ही कंसिडर किया है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2000 करोड़ से ज्यादा है। इस वीडियो में हमने 20 जनवरी 2023 के नंबर्स को कंसिडर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लिस्ट। पहली कंपनी है जोमैटो लिमिटेड। जोमैटो के बारे में तो कौन नहीं जानता। 2008 में दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा द्वारा शुरू किया गया ये स्टार्टअप आज इंडिया का लार्जेस्ट फूड डिलीवरी, डाइनिंग और रेस्टोरेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म बन गया है। अगर जोमैटो के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस और B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर दोनों सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। कैसे? सोचिए, आप जब जोमैटो पे ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो ऑर्डर जोमैटो की ऐप के थ्रू रेस्टोरेंट ओनर्स को मिलता है। वहां से नजदीकी लोकेटेड एक डिलीवरी पार्टनर को सिलेक्ट किया जाता है जो ऑर्डर रेडी होने पे उसे कलेक्ट करके आपके घर तक डिलीवर करता है। अब ये सारी चीजें आप लाइव ट्रैक भी कर पाते हैं। आपका ऑर्डर प्लेस हुआ, आपका ऑर्डर अभी रेडी हो रहा है, डिलीवरी पार्टनर ने पिक कर लिया है, वगैरह वगैरह, राइट? अब देखा जाए तो इस ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी मॉडल में आपका भी फायदा है और रेस्टोरेंट का भी। रेस्टोरेंट्स का काफी खर्चा बच जाता है, अलग से वेटर साइन नहीं करना पड़ता, टेबल ऑक्यूपाई नहीं होती है, एटसेट्रा, और आपको अपने कंफर्ट पे खाना मिल जाता है। तो बेसिकली विन विन फॉर ऑल द पार्टीज, राइट? इसी के बदले में जोमैटो दोनों फ्रंट पे रेवेन्यू जनरेट कर पाता है। इसके अलावा कंपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज और व्हाइट लेबल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। व्हाइट लेबल सर्विस को आसान भाषा में समझाऊं तो अगर आपको अपने रेस्टोरेंट के लिए इंडिपेंडेंट फूड डिलीवरी ऐप बनवानी है तो जोमैटो ये भी सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। आखिर उनके पास पूरा स्ट्रक्चर तो रेडी है ही, बस कुछ चेंजेस ही तो करने हैं। फूड डिलीवरी के अलावा जोमैटो हाइपर प्योर और डाइनिंग आउट सेगमेंट्स में भी ऑपरेट करता है। ग्रोथ फ्रंट पे बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी के कस्टमर्स द्वारा एक मंथ में होने वाले एवरेज ट्रांजैक्शंस
116% से ग्रो होके 14.7 मिलियन टच हो चुके हैं। इसके साथ ही कंपनी के फूड डिलीवरी ऑर्डर्स 238.9 मिलियन से 535.2 मिलियन पे पहुंच गए हैं। कंपनी के रेस्टोरेंट डिलीवरी पार्टनर्स और फूड डिलीवरी पार्टनर्स में भी आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में फूड डिलीवरी इनका कोर सेगमेंट था, जो कि टोटल रेवेन्यू में 86% कंट्रीब्यूट करता है। फाइनेंशियल ईयर 19 में इस सेगमेंट का रेवेन्यू 65% था, जो कि बढ़ के 86% हो गया है। इसका रीजन है कि फाइनेंशियल ईयर 19 से फाइनेंशियल ईयर 22 तक जोमेटो का टोटल रेवेन्यू 58% से ग्रो हुआ है, जबकि फूड डिलीवरी सेगमेंट 74% CAGR से ग्रो हुआ है। इसके साथ साथ हाइपर प्योर सेगमेंट 278% CAGR से ग्रो हुआ है, जबकि डाइनिंग आउट सेगमेंट डी ग्रो हुआ है। कंपटीशन की बात करें तो जोमेटो का सबसे बड़ा कंपेटिटर स्विगी है। रिपोर्ट्स के हिसाब से जोमेटो के पास फूड डिलीवरी सेगमेंट में ऑलमोस्ट 55% मार्केट शेयर है। लॉकडाउन के समय जोमेटो के यूजर्स में एक शार्प ड्रॉप आया था। इस टाइम पे जोमेटो ने उबर ईट्स को अक्वायर भी किया था। फिर लॉकडाउन के बाद दोनों कंपनीज के यूजर्स में बहुत बड़ा जंप आया और अभी जोमेटो और स्विगी ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर ऑफ यूजर्स के साथ टॉप 2 पोजीशंस पे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो एज ऑन दिसंबर 2022 FIIs कंपनी में 56.74% ओनरशिप रखते हैं, जो कि सितंबर एंडेड क्वार्टर में 57.87% था। रिसेंटली ही जोमेटो ने ब्लिंकिट को अक्वायर किया था। ब्लिंकिट एक क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो कि एक यूनिक बिजनेस मॉडल है, जहां आपके ऑनलाइन ऑर्डर्स को एक नैरो टाइम विंडो जो यूजुअली 10 मिनट्स की होती है उसमें डिलीवर किया जाता है। हमने रिसेंटली क्विक कॉमर्स और ब्लिंकिट पे डिटेल में डिस्कस भी किया था। जोमेटो के सेगमेंट वाइज एडजस्टेड एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो फूड डिलीवरी में जोमेटो का एडजस्टेड एबिटा -1.8% है। एडजस्टेड एबिटा कैलकुलेट करने के लिए जोमेटो ने यहाँ एबिटा को शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस से एडजस्ट किया है। शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस यानी कि वो ट्रांजैक्शंस जहां पे कंपनीज किसी प्रोडक्ट या सर्विस या फिर लोन के बदले में अपनी इक्विटी देती हैं। आप इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज में जाने के बजाय बस ये समझिए कि क्योंकि करंटली जोमेटो नेगेटिव एडजस्टेड एबिटा पे है, इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस में लॉस कर रही है और अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूव नहीं कर पाए हैं। यही बात कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए एक रिस्क हो सकती है। हाइपर प्योर सेगमेंट का एडजस्टेड एबिटा -22% और डाइनिंग आउट सेगमेंट का -0.2% है। जोमेटो के कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल रेशियोज पे नजर डालते हैं। क्योंकि जोमेटो का कोई भी कंपेटिटर लिस्टेड नहीं है, इसलिए हम उसके रेशियोज को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। लिस्ट में दूसरी कंपनी है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि HDFC लिमिटेड। HDFC लिमिटेड हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में पाइनियर है। 1977 में ये इंडिया की पहली मॉर्गेज यानी कि होम लोन प्रोवाइडिंग कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट हुई थी और आज ये इंडिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स में से एक है, जिसका फोकस मॉर्गेज के अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज के कई विभिन्न डोमेन्स में है। बैंकिंग, इंश्योरेंस और एसेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे सेक्टर्स में आप इनकी सब्सिडरीज से वाकिफ तो होंगे ही। जैसे कि आप देख सकते हैं, HDFC लिमिटेड का HDFC बैंक में लगभग 21% स्टेक है और HDFC लाइफ, HDFC AMC और HDFC अर्गो में 50% के करीब होल्डिंग है। साथ ही साथ इनके वेरियस सब्सिडरीज जैसे कि HDFC क्रेडिला, HDFC कैपिटल और HDFC सेल्स के थ्रू HDFC लिमिटेड की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस वेंचर कैपिटल, फाइनेंशियल सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एजुकेशन लोन्स जैसे सेक्टर्स में भी है। अब अगर हम कंपनी के कोर बिजनेस यानी कि हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो एज ऑन 30 सितंबर 2022 कंपनी के लोन्स अंडर मैनेजमेंट अराउंड 69,03,000 करोड़ रुपीस थे, यानी कि 6,903 बिलियन रुपीस, जिसमें से 81% इंडिविजुअल्स को दिए गए हैं और 19% कंबाइन दिए गए हैं कॉर्पोरेट लीज, रेंटल और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस के लिए। इंडिविजुअल लोन्स जो कंपनी का एक मेजर सेगमेंट है, उसमें HDFC लिमिटेड फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट होम लोन्स के साथ साथ घर से जुड़े ऑलमोस्ट सभी तरह के लोन्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि होम इंप्रूवमेंट, होम एक्सटेंशन और रूरल होम लोन्स। लेटेस्ट नंबर्स के हिसाब से अगर देखें तो एक इंटरेस्टिंग पिक्चर नजर आती है। हालांकि नंबर टर्म्स में सिर्फ 28% लोन्स हाई इनकम ग्रुप को डिस्पर्स किए गए हैं, लेकिन वैल्यू टर्म्स में ये ग्रुप 50% कंट्रीब्यूट करता है कंपनी की टोटल इंडिविजुअल लोन बुक में। और भले ही नंबर टर्म्स में मिडिल इनकम और लो इनकम ग्रुप ज्यादा हैं, लेकिन उनका वैल्यू टर्म्स में कंट्रीब्यूशन प्रोपोर्शनेटली ज्यादा नहीं है।
डाइवर्स जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ इंडिविजुअल लोन्स में हम अगर HDFC लिमिटेड का रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 79% सैलरी क्लास को डिस्पर्स किया गया है। यह कहीं ना कहीं कंपनी की बेहतरीन रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटी की ओर पॉइंट आउट करता है। HDFC लिमिटेड का डाइवर्सिफाइड और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रोफाइल उनकी एक खासियत है और ये सिर्फ डिसबर्समेंट में ही सीमित नहीं है। उनके पास वेल डाइवर्सिफाइड बोरोइंग सोर्सेज भी हैं जो उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कैपिटल रेज करने में। जब भी हम लोन्स की बात करते हैं तो हमें एक शब्द बहुत सुनने में आता है, टर्म लोन। और होम लोन्स के इस बिजनेस को समझने के लिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब भी हम होम लोन लेते हैं तो क्या आप उसे कुछ टाइम बाद एक साथ भरते हैं क्या? नहीं ना। आप जब भी होम लोन लेते हैं तो आप उसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मंथली बेसिस पे पे करते हैं। इस पीरियड को जिसके पूरे होने तक आप पूरा होम लोन चुकाते हैं उसे टर्म लेंथ कहते हैं और इस लोन को टर्म लोन कहा जाता है। और इसी के इर्द गिर्द HDFC लिमिटेड का बिजनेस रिवॉल्व करता है। कंपनी टर्म लोन्स के फॉर्म में दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो भी करती है और फिर लोगों को टर्म लोन्स के फॉर्म में लोन देती भी है। कंपनी की बोरोइंग प्राइमरली मार्केट से डिवेंचर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स या टर्म लोन्स के फॉर्म में होती है। यह हमें बताता है कि कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग रिसोर्स रेजिंग कैपेबिलिटीज हैं जो उन्हें बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से डिफरेंशिएट करती हैं। As of September 2022, standalone basis पे HDFC Limited का overall capital adequacy ratio 22.5% है against the required 15%. Capital adequacy ratio measure करता है कि depositors का capital कितना protected है। ये किसी बैंक या financial company की stability और efficiency को reflect करता है। कंपनी की अर्निंग्स प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग है जो हमें उनके हाई नेट इंटरेस्ट मार्जिन, रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स और टियर 1 कैपिटल से पता चलता है। की मेट्रिक्स जैसे कि रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बेसिस पे अगर हम HDFC लिमिटेड को उनके कंपेटिटर जैसे कि LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि HDFC लिमिटेड इन दोनों ही मेट्रिक्स में कंफर्टेबली लीड कर रहा है। रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स हमें बताता है कि कोई भी बैंक या फाइनेंशियल फर्म कितने अच्छे से अपने एसेट्स को यूज करके प्रॉफिट जनरेट करती है। ये रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम फाइनेंशियल फर्म की नेट इनकम को एवरेज टोटल एसेट से डिवाइड करते हैं। टियर 1 कैपिटल रेशियो बैंक के कोर इक्विटी कैपिटल को टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स के अगेंस्ट मेजर करता है। ये रेशियो एक की इंडिकेटर है बैंक या फाइनेंशियल फर्म की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का। और रिस्क वेटेड एसेट्स मतलब कि फाइनेंशियल फर्म द्वारा अपने सभी एसेट्स को उनकी क्रेडिट रिस्क के अनुसार वेट किया जाता है। ये बैंक्स को हेल्प करता है डिटरमिन करने के लिए कि उन्हें मैक्सिमम कितना कैपिटल रखना है इंसॉल्वेंसी के रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। HDFC लिमिटेड के लिए इमीडिएट टर्म में जो रिस्क है वो है बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स की वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में आने वाले कुछ क्वार्टर्स में कंप्रेशन। आसान भाषा में अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन समझें तो वो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट से जनरेट होने वाली इनकम और उनके बोरोइंग या डिपॉजिट्स पे दिए जाने वाले इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है। RBI ने हाल ही में 35 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट्स हाइक किए हैं जिसकी वजह से कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इमीडिएटली इंक्रीज हुई है, लेकिन कस्टमर्स तक ये कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इंटरेस्ट चार्ज पास ऑन करने में कुछ महीने लग सकते हैं। इसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि कंपनी ने इंटरेस्ट रेट हाइक्स को कस्टमर्स पे पास ऑन करना स्टार्ट कर दिया है जो शायद कंपनी के मार्जिन्स एक्सपेंशन में आने वाले क्वार्टर्स में रिफ्लेक्ट हो सकता है। HDFC लिमिटेड रिटेल मॉर्गेज लोन सेगमेंट स्पेशली बिग टिकट लोन्स के लिए इंटेंस कंपटीशन फेस कर रही है, स्पेशली बैंक से। देखा जाए तो एज अ फाइनेंशियल ईयर 21 बैंक्स का हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में कुछ 60% शेयर था। इसलिए अप्रैल 2022 में HDFC लिमिटेड के चेयरमैन मिस्टर दीपक पारेख ने HDFC लिमिटेड का HDFC बैंक के साथ मर्जर भी अनाउंस किया था और ये स्टेप जॉइंट एंटिटी को हेल्प कर सकता है अपने कंपेटिटर्स से एक एज मेंटेन करने में। लो कॉस्ट फंड्स का एक्सेस, वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और क्रॉस सेलिंग जैसे फैक्टर्स कंबाइंड एंटिटी के लिए स्ट्रॉन्ग सिनर्जी के फॉर्म में एक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस मर्जर को कंप्लीट होते होते और भी वक्त लग सकता है क्योंकि काफी रेगुलेटरी हर्डल्स को क्रॉस करना रहेगा जो कंपनी के री रेटिंग होने के लिए एक ओवरहैंग साबित हो सकता है। इंटरेस्टिंगली अगर यह मर्जर कंप्लीट हो जाता है तो पोस्ट मर्जर HDFC बैंक मार्केट कैप के टर्म्स में दुनिया के 7 सबसे बड़े बैंक्स में एक बन जाएगा। प्लस एज अ फाइनेंशियल ईयर 22 इंडिया में मॉर्गेज पेनिट्रेशन सिर्फ 13% ऑफ GDP था, लेकिन एक्सपेक्टेशंस हैं कि इंडिया अपने होम लोन डिसबर्समेंट्स को 2027 तक डबल कर देगा। सो जहां बाकी एशियन इकोनॉमीज के मॉर्गेज टू GDP रेशियोज 20 से 30% के बीच में हैं, तो हम सोच ही सकते हैं कि इस सेक्टर में इंडियन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के सामने रनवे काफी लंबा है
और इसी का फायदा HDFC बैंक प्लस HDFC लिमिटेड की मर्ज्ड एंटिटी को हो सकता है। HDFC लिमिटेड फिलहाल प्रोफेशनली मैनेज कंपनी की तरह रन की जा रही है, जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स का स्टेक 67.22% है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का 21.57%। सितंबर एंडेड क्वार्टर में FIIs का स्टेक 67.77% पे था। नोवामा ऑल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च की कैलकुलेशंस के मुताबिक मर्ज्ड एंटिटी में FIIs का स्टेक इफेक्टिवली कुछ 61% पे है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स शो किए हैं। इस कंपैरिजन से हमें पता चलता है कि डेट टू इक्विटी, जो कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए जनरली हायर साइड पे रहता है, उस मेट्रिक में HDFC लिमिटेड अपने पीयर्स के कंपैरिजन में काफी हेल्दी पोजीशन पे है। इसके साथ साथ 5 ईयर सेल्स CAGR भी 17.4% है, जो कि पीयर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा है। एज ऑन सितंबर 2022, HDFC लिमिटेड का रिटर्न ऑन एसेट्स और नेट इंटरेस्ट मार्जिन रेशियो भी पीयर्स से बेटर है और यही फैक्टर्स HDFC लिमिटेड की हाई वैल्यूएशन की वजह हो सकते हैं। आखिरी कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। जी हाँ, पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस। क्या आपको पता है कि पेटीएम दरअसल में एक एक्रोनिम है? अगर हाँ, तो अभी वीडियो को पॉज करिए और कमेंट्स में बताइए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म है पे थ्रू मोबाइल। 197 कम्युनिकेशंस अपने प्लेटफॉर्म पेटीएम के थ्रू डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी को विजय शेखर शर्मा ने 2010 में नोएडा से शुरू किया था और आज कंपनी का नाम हर बच्चे को पता होगा, क्योंकि हर किसी ने आज कोई ना कोई दुकान या फिर किसी इवन पेट्रोल पंप पे एटलीस्ट एक बारी तो सुना ही होगा। पेटीएम पर 100 रुपए प्राप्त हुए। कंपनी आज मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके थ्रू एक कंज्यूमर अपना पेमेंट और एक मर्चेंट अपने रिसीवेबल्स ऑनलाइन ले और दे सकता है। इसके साथ साथ कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर पेटीएम पोस्टपेड, पर्सनल लोन्स एंड मर्चेंट लोन्स भी प्रोवाइड करती है। पेटीएम पोस्टपेड के थ्रू कंपनी वेरियस लेंडर्स के बिहाफ में स्मॉल या माइक्रो साइज पर्सनल और मर्चेंट लोन्स प्रोवाइड करती है। इन स्मॉल लोन्स को डिजिटली प्रोवाइड करना और कलेक्ट करना काफी आसान हो जाता है। इनफैक्ट जब ये लोन दिए जाते हैं तो कंपनी टिपिकली 2.5% से 3.5% ऑफ लोन अमाउंट तो उसी समय बना लेती है। इसके अलावा कंपनी लोन रीपेमेंट पे भी सेम तरीके से रेवेन्यू जनरेट करती है। इसके अलावा कंपनी अपने ऐप पे आने वाले कस्टमर्स के ट्रैफिक को भी पूरी तरीके से मोनेटाइज करने की कोशिश करती है। इससे 197 दूसरी कंपनीज को मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करके रेवेन्यू जनरेट करती है। इसके अलावा को ब्रांडेड कार्ड्स और दूसरे मर्चेंट्स को टिकट्स, गिफ्ट वाउचर्स, डील्स वगैरह दे के भी कंपनी पैसे कमाती है। अगर UPI पेमेंट्स को एनालाइज करें तो ये बिल्कुल साफ है कि कंपनी आज इस सेगमेंट में व्हाट्सएप और Amazon जैसे जायंट्स की एंट्री के बावजूद अच्छा मार्केट शेयर कवर करती है। जब नए प्लेयर्स जैसे कि व्हाट्सएप और Amazon पे ने मार्केट में एंट्री ली थी, तब एक्सपेक्टेड था कि उनके एग्जिस्टिंग वाइड यूजर डेटाबेस के चलते वो इस सेगमेंट में बड़ी जल्दी स्केल अप कर पाएंगे। लेकिन दिसंबर 2022 तक Amazon पे का मार्केट शेयर 0.8% और व्हाट्सएप का सिर्फ 0.1% पे था, जबकि पेटीएम का मार्केट शेयर 15% के अराउंड है। लेकिन एक अर्ली मूवर एडवांटेज होने के बावजूद कंपनी को फोन पे और गूगल पे से स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। जी हाँ, UPI ट्रांजैक्शंस को अगर कंसिडर करते हैं तो जीपे और फोन पे मिलके अराउंड 80% मार्केट शेयर एंजॉय करते हैं और ये कंपनी के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है। इसके अलावा इंक्रीजिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और चीप इंटरनेट डेटा ना सिर्फ इस कंपनी को बट इस पूरी इंडस्ट्री को आने वाले समय में एक हेल्दी ग्रोथ दे सकता है। कंपनी ने तो ये भी कहा है कि वो 10 करोड़ मर्चेंट एंटिटीज और 50 करोड़ से भी ज्यादा पेमेंट कस्टमर्स अक्वायर कर सकते हैं। इसके अलावा फास्टैग और को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स कंपनी के लिए सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स रहे हैं। कंपनी इस तरह दूसरी अपॉर्चुनिटीज जैसे कि EMI एग्रीगेशन और रेमिटेंस भी एक्सप्लोर कर रही है। लेकिन कंपनी के लिए एक चैलेंजिंग बात है कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और हेल्दी मार्केट शेयर के बावजूद कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं शो कर पा रही है। वैसे अगर आप देखते हैं तो कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन उनके लॉसेस अभी भी 2020 के लेवल्स के अराउंड ही हैं। अब जरा एक बात सोचिए, इतनी लॉस मेकिंग कंपनी होने के बावजूद FIIs ने इस कंपनी में स्टेक इंक्रीज किया है। कुछ ऑड नहीं लग रहा? दरअसल इस तरह की न्यू एज कंपनीज में इन्वेस्टमेंट उनकी करंट प्रॉफिटेबिलिटी की जगह उनके फ्यूचर ग्रोथ को देख के किया जाता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि वेल्थ क्रिएशन के लिए सिर्फ ग्रोथ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज का होना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लिस्टिंग के दिन से आज तक पेटीएम ने इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएशन तो दूर, आज कंपनी का शेयर प्राइस हाफ से भी कम पर ट्रेड कर रहा है। इसका रीजन सिर्फ कंपनी के लॉसेस नहीं, लेकिन कंपनी के लिस्टिंग की हाई वैल्यूएशन भी
मानी जा रही थी। इसके अलावा कंपनी आने वाले समय में कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स भी फेस कर सकती है, जैसे कि आरबीआई द्वारा अकाउंट एग्रीगेटर का इनिशिएटिव। एक अकाउंट एग्रीगेटर किसी पर्टिकुलर पर्सन के कंसेंट के साथ उसका सारा फाइनेंशियल डेटा, जैसे कि बैंक की डिटेल्स, लोन्स की डिटेल्स, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह एक तरफ कलेक्ट करता है और फिर इसे बैंक्स या एनबीएफसीज को प्रोवाइड किया जाता है। अब पेटीएम जो मर्चेंट्स और उनके कंज्यूमर्स को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लेंडिंग सर्विसेज दे रहा है, इन सब के पीछे उनका सबसे बड़ा एसेट है उनका डेटा। जी हाँ, आज कंपनी के पास अक्रॉस इंडिया जो सारे मर्चेंट्स और इंडिविजुअल यूजर्स का डेटा है, वो इस डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग वर्ल्ड में एक वैल्यूएबल एसेट से कम नहीं है। लेकिन आरबीआई के अकाउंट एग्रीगेटर इनिशिएटिव से इस एसेट की वैल्यू सिग्निफिकेंटली कम हो सकती है, क्योंकि इसके थ्रू जो डेटा सिर्फ पेटीएम के पास था, वो प्रोबेबली बड़ी आसानी से सारी रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूशंस को एक्सेसिबल हो जाएगा। सितंबर 2022 क्वार्टर के डेटा के अनुसार पेटीएम में एफआईआईज की सिग्निफिकेंट होल्डिंग है एट 77.26%, यानी कि एफआईआईज ही पेटीएम में मेजॉरिटी ओनरशिप रखते हैं। और जब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग की, पेटीएम के मैनेजमेंट ने रिसेंटली ही पब्लिक मार्केट से अपने शेयर्स का बायबैक का अनाउंसमेंट किया था। आइडिया ये था कि किस तरह वो मार्केट में अपने शेयर्स कम करें और आर्टिफिशियली अपने अर्निंग्स पर शेयर इंक्रीज करें, और फिर कहीं मार्केट उसे पॉजिटिवली ले तो उनका शेयर प्राइस भी इंक्रीज हो जाए। लेकिन ऑब्वियसली मार्केट सुप्रीम है, सब जानती है, जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो जाती, पॉसिबल है कि पेटीएम के शेयर होल्डर्स के लिए फिर से आईपीओ लॉन्च की उन ऊंचाइयों तक का सफर काफी लंबा और चैलेंजिंग हो सकता है। अब चलिए देखते हैं कंपनी के कुछ फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में। और सिंस लिस्टेड स्पेस में ये एक ही कंपनी है, इस वजह से हम पीयर कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो क्या लगता है आपको, क्या एचडीएफसी ट्विंस के मर्जर के बाद हमें एचडीएफसी बैंक में री रेटिंग देखने को मिल सकती है? और क्या पेटीएम और जोमैटो अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर पाएंगे? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम गुजराती और मराठी में भी ऐसे ही एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी और बिजनेस से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.